सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 5th पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय के 2018 के क्वेश्चन पेपर का हल। दोस्तों, 2018 में क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया था और कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार-बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। इसके अलावा आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। 2016 का ऑलरेडी करवा दिया है मैंने, 2017 का भी करवा दिया है, 2018 का आज यहाँ पर हो जाएगा, 2019 का भी हम करवाएंगे। तो इस तरीके से आपके कम से कम 4 से 5 साल के पेपर अगर आप सॉल्व करके एग्जाम में जाते हैं तो आपको ये भी बताएगा कितने टाइम के अंतर्गत आपको अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है। टाइम भी कम रहेगा, आपको जैसा कि पता है 2 घंटे रहेंगे और इसमें आपको कितने क्वेश्चन टोटल करने हैं, 40 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो ये 2 घंटा बहुत ज्यादा नहीं होता है, कब बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है। और 50 नंबर का पेपर है तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, 45 तक पहुंचना है, 46 तक पहुंचना है, ये टारगेट आपका होना चाहिए। 48, 49 ताकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं एवरेज जो जब आप लोगों की मार्कशीट आया आपके सामने तो आपके मार्क्स 94, 95% तक दिखे। तो ये तभी होगा जब आप लोग सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करके जाएंगे, प्रैक्टिस अपनी बना के जाएंगे, आपकी स्पीड एक्यूरेसी अच्छी होगी, तभी आप एग्जाम में सभी आंसर्स को इतने कम समय में लिख पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य। आप सभी को अच्छे से पता है कि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाघ की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे शूद्रक, विशाखादत्त, कालिदास या फिर भारवी। दोस्तों, शूद्रक, विशाखदत्त, कालिदास या फिर भारवी। राइट आंसर है ऑप्शन बा, विशाखदत्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखोगे एग्जाम में ये कई बार रिपीट हुआ है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है? विशाखदत्त। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत या फिर संस्कृत। तो राइट आंसर है ऑप्शन द, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। इल्तुतमिश ने दिया था, रजिया ने दिया था, नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। दोस्तों, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन मतलब उन लोगों को वेतन पैसे के रूप में दिया जाता था उनके हाथों में। तो ये प्रथा किसने चलाई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। इसके अलावा इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लगाई थी, यानी कि कोई भी उचित दाम में ही अपने चीजों को बेच सकता था, उससे हाई रेट वो नहीं कर सकता था। और इसके अलावा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दाग लगाने की प्रथा भी शुरू की थी। तो इस तरीके से इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद बरदाई और इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं हम, प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से या फिर अग्निकुंड से। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी चंद बरदाई के द्वारा और यहाँ पर इसके अनुसार यानी कि चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई रचना है, इसके अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी वो अग्निकुंड से हुई थी। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन द, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर या फिर वेंगी। तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 9 है, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे राज, परगना, इक्ता या फिर सिख। तो सल्तनत काल में प्रांत को हम कहते थे इक्ता। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूकंप को नापने की इकाई है
मापक, रिएक्टर, समताप या फिर मिलीबार। दोस्तों मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि भूकंप को नापने की जो इकाई है वो अलग है और जो यंत्र है वो अलग है। भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है सिस्मोग्राफ, और भूकंप मापने की जो इकाई है या जिस स्केल पर हम मापते हैं, वो स्केल है रिएक्टर स्केल। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। जिस स्केल पर हम मापते हैं वो है रिएक्टर स्केल, और जिस यंत्र से भूकंप को मापते हैं वो है सिस्मोग्राफ। दोनों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है संगमरमर है रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल, परतदार सेल या फिर मिट्टी। तो जो संगमरमर है ये रूपांतरित सेल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप या फिर जलमंडल। दोस्तों समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं महाद्वीप। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप या फिर जलमंडल। दोस्तों समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को हम स्थलमंडल कहते हैं। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर या काला महासागर। आपको अच्छे से पता है सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, और इसी के अंदर मेरियाना गर्त है जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो है इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या फिर रूस के। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सा आयरलैंड के। ऑलरेडी मैंने बताया भी है। इसके अलावा ब्रिटेन से लिया गया है भारत की संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का यह सह अस्तित्व पाया जाता है कहां पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जैसे कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हैं। दोस्तों अतिलक उत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 है मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। दोस्तों मेगास्थनीज जब भारत आया था तो उसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिया के बारे में ही लिखा था तो नाम भी रख दिया पुस्तक का इंडिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों बौद्ध संगीति का मतलब है कि यहाँ पर जब ये संगीति होती थी, ये सभा होती थी, उसमें बौद्ध धर्म के बड़े बड़े विद्वान आते थे और यहाँ पर किसी न किसी एक ग्रंथ की रचना होती थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। काशी, कन्नौज ये सब प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 20 है महमूद गजनबी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। किस मंदिर पर? सोमनाथ के मंदिर पर। ऑलरेडी आपको पता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो कृषि से कर इकट्ठा करते थे, व्यापारियों से टैक्स लेते थे या व्यापारियों पर टैक्स लगाते थे। इस तरीके से राज्य की आय के ये क्या थे? प्रमुख रूप से स्रोत थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है परतदार सेल के 2 उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों परतदार सेल के 2 उदाहरण में बलुआ पत्थर, कोयला, चूना पत्थर ये सभी आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं में भूकंप आता है, इसके अलावा ज्वालामुखी भी आंतरिक क्रियाओं के फलस्वरूप ही बाहर निकलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है सूर्यताप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं?
ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप ध्यान से देख लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान निर्मात्री सभा के भी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो दो अधिकारों में है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप लोगों को पता है, शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, ये सभी अर्थव्यवस्था की क्या हैं? समस्याएं हैं। दोस्तों, यहां से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि मौर्यों के समय में चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अशोक हो, चाहे बिंदुसार हो, इनके समय में किस तरीके की व्यवस्था थी, प्रशासन कैसा था वहां का, वहां पर कैसे कार्य होता था, किस तरीके से प्रांतों में बटा हुआ था जो पूरा राज्य था, कैसे उसको संभाला जाता था, सैनिक व्यवस्था क्या थी, इन सभी के विषय में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य, जब हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मौर्य वंश की स्थापना के साथ साथ भारत में एक नए तरह के शासन प्रणाली की शुरुआत हुई जिसे केंद्रीय शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे कि आज हमारे देश में पहले केंद्रीय शासन प्रणाली है, उसके बाद जो अलग अलग राज्य हैं, फिर राज्यों के अंदर भी शासन प्रणाली है। तो इस तरीके से राज्य की व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था, इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य भी दो भागों में बटा हुआ था, केंद्र का शासन और फिर जो उसके अलग अलग महाजनपद बनाए गए थे उनमें शासन। तो देखिए इसमें किस तरीके से कार्य होता था। सबसे पहले राजा शिखर पर, यानी कि राजा का स्थान सबसे ऊपर था, शिखर पर होता था। पूरे राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधियों को दंड देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब राजा के प्रमुख कार्य थे। इसके अलावा सही व्यक्ति को न्याय मिले, इन सभी बातों का भी ख्याल रखना होता था राजा को। इसके अलावा मंत्रिपरिषद होता था राजा का। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता था? राजा को सही प्रकार से सहायता देना, किसी भी कार्य में सही से उन्हें सलाह देना कि वो उस कार्य में सफल हो, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए जो योजना बनाते थे मंत्रिपरिषद के लोग, वो भी राजा को बताते थे। तीसरी परिषद, जितने भी लोगों का जन्म हो रहा था राज्य में, जितने लोगों की मृत्यु हो रही थी, उन सभी का ब्यौरा कौन रखता था? तीसरी परिषद रखती थी। चौथी परिषद, विभिन्न तरह के उत्पादों के लिए कीमतें निश्चित करना, यानी कि जितने भी उत्पाद बाजार में बिकते थे, खाने पीने के सामानों से लेकर के, कपड़े से लेकर के, जितनी भी चीजें होती थी, सभी पर कितना कीमत निर्धारित होना चाहिए, एक फिक्स रेट, ये चौथी परिषद देखती थी। पांचवी परिषद, खाद्य वस्तुओं की और मिलावट, खाद्य वस्तुओं की जांच और मिलावट को रोकना, यानी कि खाद्य वस्तुओं की जांच की जाती थी कि ये सही है कि नहीं है, इनमें सही चीजें पड़ी हुई हैं कि नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं। तो खाद्य वस्तुओं की जांच करते थे पांचवी परिषद के सदस्य, और अगर कहीं मिलावट होती थी तो उसको भी बंद करवाते थे। इसके अलावा छठी परिषद, बेचे गए सामानों पर कर इकट्ठा करना, यानी कि जो छठी परिषद थी ये क्या करती थी? ये टैक्स गेन करती थी, टैक्स इकट्ठा करती थी जो सामान बिक जाते थे उनसे। इसके बाद सेना बहुत ही विशाल थी मौर्य साम्राज्य में। मौर्यों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसको संभालने के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। सेना में 6 लाख सैनिक थे। हाथी सेना थी, रथ सेना थी, पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे। इसके बाद गुप्तचर विभाग भी था। गुप्तचर विभाग, राज्य में लोग क्या सोचते हैं राजा के विषय में, इसके अलावा राज्य में सब कुछ ठीक है कि नहीं, लोग गुप्त वेश बना करके बाजार में घूमते थे और जहां कहीं भी समस्या होती थी राजा को आकर के बताते थे। न्याय व्यवस्था बहुत ही कड़ी थी, छोटे से छोटे अपराध के लिए भी बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। तो इस तरीके से ये पूरी मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ये पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए
क्वेश्चन नंबर 32 है गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो दोस्तों गुप्तकालीन बंदरगाह ताम्रलिप्ति गुप्त काल का अच्छा बंदरगाह था जहां से विदेशी व्यापार होता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है दक्षिण के मंदिरों की विशेषताएं लिखिए, यानी कि जो दक्षिण भारत में बने हुए मंदिर थे उनकी क्या विशेषताएं थी। तो पहला है दक्षिण के मंदिरों में गुहा मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। मंदिरों की मूर्तियों पर गांधार कला का प्रभाव था। दक्षिण के मंदिरों में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दक्षिण के मंदिरों में खंभों का प्रयोग बहुत किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको खंभे बहुत दिखेंगे मंदिरों में। क्वेश्चन नंबर 34 है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक एक समझदार शासक था, लेकिन इसकी जितनी भी योजनाएं इसने चलाई थी वो चल नहीं पाया था। तो दोस्तों देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 तक था। इसने काम बहुत अच्छे अच्छे करने चाहे लेकिन बेचारा सफल नहीं हो पाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 26 वर्ष तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं लागू की थी। इसमें पहला था दोआब में कर वृद्धि करना, यानी कि तुगलक ने गंगा एवं यमुना के मध्य की जो भूमि थी जिसे दोआब कहते थे वहां पर भूमि कर में वृद्धि कर दी और कई अन्य कर भी लगा दिए। इससे क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर ये जो दोआब की मिट्टी है यहाँ पर ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ पर अन्न की पैदावार बहुत ज्यादा थी। तो उसने क्या किया, उसने भूमि कर में वृद्धि कर दी और भी अन्य कर लगा दिए। इसके अलावा इसने राजधानी में परिवर्तन किया। ये तो चलिए इससे जनता नाराज हो गई क्योंकि उन्होंने कर में वृद्धि कर दी और अन्य कर भी लगा दिए, तो ये तो उनका बहुत अच्छा निर्णय नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी में बदलाव किया था। तीसरा तांबे की मुद्रा का चलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा भी चलाई थी, लेकिन ये दोनों ही इनके सक्सेस अभियान नहीं थे। इन दोनों में ही इन्हें निराशा हाथ लगी थी। राजधानी में परिवर्तन करने पर भी इन्हें बहुत नुकसान हुआ था और तांबे की मुद्रा चलाने पर भी। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, नामोल्लेख कीजिए। यानी कि पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है और केवल इनका नाम लिखना है। तो केवल और केवल हमें यहाँ पर क्या करना है, नाम लिखना है, सभी की व्याख्या नहीं करनी है। लेकिन एक बार अगर आप देखे रहोगे तो मान लीजिए आपके एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन, तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं जिसमें से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखिए क्योंकि क्वेश्चन अधिक यही पूछता है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको एक बार लर्न कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा है कि सभी का आप केवल नाम लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। हमारे मूल संविधान में कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं और मौलिक अधिकार कितने बताए गए हैं, 6। ये भी याद रखिएगा। संविधान का पालन करना, उसके आदेशों और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उदात्त आदर्शों का आदर तथा अनुगमन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। चौथा है भारत की प्रतिरक्षा करना और जब भी ऐसा करने को कहा जाए तो राष्ट्रीय सेवाएं करना। पांचवा भारत के सभी लोगों के बीच सौहार्द और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा भिन्न भिन्न धर्मों, वर्गगत विभिन्नताओं के बीच एकता को बनाए रखना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कार्य न करना। इसके अलावा छठवां है हमारी संयुक्त सभ्यता के वंशगत वैभव को उचित मूल्य प्रदान करना तथा उसको सुरक्षित बनाए रखना। सातवां है प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना, सुधारना तथा जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति का भाव रखना। आठवां है वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का त्याग करना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाकलापों से सभी क्षेत्रों में उत्तमता प्राप्त करना।
संविधान में सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए निःशुल्क और शिक्षा के संदर्भ में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि माता-पिता और सभी पालकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? झीलों से, नदियों से, हिम नदियों से, भूमिगत जल से, वर्षा के जल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, वायु क्या है? वायु के गर्म होने पर क्या होता है? वायु सभी जीवधारियों के लिए एक जीवनदायिनी है। वायु के अभाव में जीवित नहीं रह सकते हम लोग। हमें भी पता है वायु में ही ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सभी गैसें होती हैं। और आपको पता है कि जीवन में जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सांस लेना पड़ता है। तो इसके लिए ऑक्सीजन कौन देता है? हमें हमारा वायुमंडल ही देता है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के अदृश्य परत विद्यमान है जो एक लिफाफे की भांति पृथ्वी को घेरे हुए है। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत हमारी गर्म सूरज से आने वाली ऊष्मा को फिल्टर करके हम तक पहुंचाती है। यानी कि जो ओजोन परत होती है ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको ये क्या करती है? इनको ये रोक देती है और वापस भेज देती है। तो इस तरीके से ये ओजोन परत हमारे पृथ्वी की रक्षक परत भी कहलाती है इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा देश एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न जाति, धर्म तथा संस्कृति के लोग रहते हैं। इसके धर्म, भाषा, साहित्य, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि में अंतर है। देश को एक तथा अखंड रखने के लिए देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, संघीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल संचालन के लिए संविधान की बहुत आवश्यकता है। बिना संविधान के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में स्थिरता और विकास संभव नहीं हो सकता। संविधान ही पूरे देश को निर्देशित करता है। अगर संविधान ना हो तो आपको भी पता है जिसका जो मन करेगा वो करेगा, कोई भी रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। इसीलिए संविधान बनाया गया है कि आपकी भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान इत्यादि में अंतर होने के बाद भी आप इस भारत के क्या हो? अखंड अंग हो। सभी लोग एकता के साथ भारत में रहते हो। क्यों? क्योंकि संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। आदमी औरत सभी को एक समान माना है। किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया है किसी के भी बीच में। तो इसीलिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी देश के लिए। नियम, कायदे, कानून सब इसी में लिखे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले किन्हीं 2 उपायों के बारे में बताइए। तो भूमि सुधार करना, हरित क्रांति को सफल बनाने हेतु प्रयास करना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका 2018 का जो प्रश्न पत्र था ये समाप्त होता है। 2018 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी को आपने अच्छे से समझते हुए सॉल्व किया। दोस्तों यहाँ पर आपको कोने में आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर, और बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप जल्दी से उन वीडियोस को देख लें। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। हर एक विषय को आप कभी भी कहीं भी जहां भी आपका मन करे आप देख सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। दोस्तों हम लोगों ने आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई है। अगर सेकेंड सेमेस्टर में अभी भी आपका सही से नहीं तैयार है कोई भी विषय तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपके सभी विषय को हम बहुत अच्छे से तैयार करवाएंगे, क्योंकि हर एक विषय के इतने वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हमने सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स बनवाया है हाथ से लिख करके। उसके बाद सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद राजन सीरीज, पवन सीरीज कंप्लीट सॉल्व करवाया है। अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी क्वेश्चंस, इंग्लिश विषय के ऑलरेडी हमने स्पेशल क्लासेस चलवाई हैं। आप लोगों को पता है, लगातार हम चला भी रहे हैं।
आप लोग की तैयारी इतनी बेहतर हम करवा दे रहे हैं कि आपका हर एक विषय बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों अगर आपको सभी वीडियोस की आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ मिलेगी, हर एक विषय की, हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ मिलेगी, साथ ही साथ आपको सभी विषयों की वीडियोस लगातार मिलेंगी। तो इस तरीके से आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और ऐसे ही अपना विश्वास हमारे चैनल पर बनाए रखेंगे। और दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करके ही जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।